बच्चों को नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीति। अंग्रेज़ों की जो लगान नीति थी वो कैसी थी, किस प्रकार थी। तो बेटा यहाँ से प्रश्न आता है। तो उस समय में अंग्रेज़ों की जो लगान नीति थी, भू राजस्व नीति थी, जो कृषि नीति थी, वो 3 प्रकार की थी। पहला था स्थायी बंदोबस्त, या इसको कहते थे परमानेंट सेटलमेंट। दूसरी थी रैयतवाड़ी और तीसरी थी महलवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। इसका एक जब लिखित परीक्षा होगा, वार्षिक परीक्षा होगा, तो इसका एक बड़ा प्रश्न आता है कि अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीति को समझाइए। तो इसमें जो सबसे पहली नीति थी, उस नीति का नाम था स्थायी बंदोबस्त नीति। स्थायी बंदोबस्त नीति। तो स्थायी बंदोबस्त नीति को सबसे पहले किसने लागू किया था? तो उस गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था। कब लागू किया था? 22 मार्च 1793 को। फिर से स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? तो बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। कब लागू की थी? तो 22 मार्च 1793 को लागू की थी। इस जो बंदोबस्त व्यवस्था है, इसकी योजना या प्लान किसने बनाई थी? तो सर जॉन शोर ने बनाई थी। इसमें क्या होता था, अब देखते हैं। इसमें अंग्रेज थे, जमींदार थे और किसान से। इसमें अंग्रेज लोग का संबंध जमींदारों से था और जमींदारों का संबंध किसानों से था। यहाँ पर अंग्रेजों को किसानों की दशा से कोई मतलब नहीं था। अंग्रेज किसको जिम्मेदारी दिए थे? जमींदार। और जमींदार का जिम्मेदारी थी कि वह किसानों से लगान वसूल करे और किसको सुपुर्द कर दे? अंग्रेजों की। तो जो इस प्रकार की व्यवस्था थी, यह व्यवस्था क्या कहलाती है? स्थायी बंदोबस्त। यह व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू की गई थी? बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। हम यहाँ देख रहे हैं अंग्रेज लोग किससे जिम्मेदारी दिए थे? जमींदार को। और जमींदारों का संबंध किससे था? किसान से। जमींदार किसानों से लगान वसूली करता था और उसका 11 भाग में 10 भाग अंग्रेजों को देता था और 1/10 भाग अपनी पास रखता था। इस नीति की हानि क्या हुई? इस नीति का हानि ये हुआ कि किसानों की जो वास्तविक दशा है उससे अंग्रेज लोग अनभिज्ञ थे। चाहे किसानों की फसल हो या ना हो, जमींदार इनसे लगान वसूलते रहे और इस तरह किसानों का आर्थिक शोषण होता रहा। तो इसमें क्या था? इसमें था जमींदार। इस स्थायी बंदोबस्त नीति के तहत जमींदार भू राजस्व की दर तय करने में पूरी तरह स्वतंत्र था। जमींदार जो था वो भू राजस्व की दर, अर्थात जमींदार अपने हिसाब से, अपने मनमाना हिसाब से किसानों से लगान वसूलता था और 1/10 भाग अपने पास रखता था और 10/11 भाग अंग्रेजों को देता था। तो इस तरह से स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी। इसको लागू करने वाला कॉर्नवालिस था। वही कॉर्नवालिस जिसे भारत में नागरिक सेवा का जनक कहते हैं। अब आते हैं दूसरी व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी। तो स्थायी बंदोबस्त में हम देखे थे अंग्रेज, जमींदार और किसान 3 अवयव थे। यहाँ पर जमींदार हट गए। अब अंग्रेजों का सीधा संबंध किससे हो गया? किसान से हो गया। किस व्यवस्था के तहत? रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत। अब इस व्यवस्था में क्या था? यह व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? तो बम्बई और मद्रास में यह व्यवस्था लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बंगाल में। रैयतवाड़ी कहाँ लागू किया गया? बम्बई और मद्रास में। कितने वर्षों के लिए? 30 वर्षों के लिए। इस व्यवस्था के तहत, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगान की दर कितनी थी? 50% या 1/2। लेकिन लगान किस रूप में देना था? धान के रूप में लगान को देना था। किस रूप में? अनाज के रूप में लगान को देना था, धान के रूप में देना था। तो ये स्थायी बंदोबस्त हो गई, रैयतवाड़ी हो गई। अब आते हैं महलवाड़ी। तो महलवाड़ी यहाँ देखिए, फिर से स्थायी बंदोबस्त में अंग्रेज, जमींदार, किसान। रैयतवाड़ी में अंग्रेज और किसान। और महलवाड़ी में क्या था? यहाँ से किसान हट गया। अब अंग्रेजों को लगान देने की पूरी जिम्मेदारी किसकी होती थी? पूरा गांव इसके लिए जिम्मेदार होता था लगान देने के लिए।
और गांव को ही क्या कहते थे, उस समय महाल कहते थे। तो महालवाड़ी व्यवस्था के तहत पूरे गांव की संयुक्त जिम्मेदारी थी कि वह अंग्रेजों को लगान दे। इस व्यवस्था में गांव या जागीरों के मुखिया या लंबरदार को, जो गांव या जागीरों के मुखिया रहता था या लंबरदार था, उसको राजस्व वसूली करने का आधार था। मतलब जो अंग्रेज लोगों का जो वास्तविक संबंध था किससे था, गांव या जागीरों के मुखिया से या लंबरदार, ये अंग्रेजों को टैक्स देने के लिए जिम्मेदार होते थे। अब इस व्यवस्था के तहत अंग्रेजों का सीधा संबंध किससे हो गया, पूरे गांव से। यह कहाँ लागू किया गया, तो आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। दर कितनी थी, यहाँ भी 50%, आधा हिस्सा। इस महलवाड़ी के जन्मदाता कौन थे, ये जो महलवाड़ी व्यवस्था है इसके जन्मदाता कौन थे, तो हाल्ट मैकेंजी थे। इसका एक और ख़ास बात है, महत्वपूर्ण बात है, महलवाड़ी व्यवस्था में ही सबसे पहले मानचित्र, मैप और पंजियों का रजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तो इस तरह से 3 व्यवस्था हो गई। स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस ने लागू किया, बंगाल में लागू किया। इसमें 3 लोग थे कि जमींदार और किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमींदार बाहर हो गए, अंग्रेजों का सीधा संबंध किसानों से हो गया। बम्बई और मद्रास में लागू किया गया, 30 वर्ष तक लागू किया गया। महलवाड़ी में अब किसान भी हट गए, अब अंग्रेजों का सीधा संबंध पूरे गांव से था। उपज के अंदर दर कितनी थी, 50% थी। और इसको कहाँ लागू किया गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। और इससे खास बात क्या थी, मानचित्र और पंजियों का प्रयोग किया गया था। अब बात इसमें है, अब इसमें कुछ हम लोग आंदोलन पढ़ेंगे जो अंग्रेजों के खिलाफ हुए थे, विद्रोह हुआ था। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण विद्रोह है वो है बिरसा मुंडा आंदोलन। सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था बिरसा मुंडा आंदोलन। ये बिरसा मुंडा आंदोलन जो विद्रोह हुआ था, ये बिरसा मुंडा किस जनजाति के थे, तो ये मुंडा जनजाति के थे। मुंडा ये क्या चाहते थे, इनकी जो विद्रोह था क्या था, अंग्रेज की नीतियों के खिलाफ और बाहरी लोग जिन्हें दिकू कहते थे उसके खिलाफ यह विद्रोह था। बिरसा मुंडा आंदोलन का विद्रोह क्या था, किस जनजाति के थे, तो मुंडा जनजाति के थे। ये क्या चाहते थे, ये अंग्रेजों की नीति और बाहरी लोग जिन्हें दिकू कहते थे उनके खिलाफ यह विद्रोह था। यह विद्रोह कहाँ हुई थी, छोटा नागपुर के पठार में तरफ, मतलब झारखंड में हुई थी। आज झारखंड और वर्तमान झारखंड में हुई थी। अब है छत्तीसगढ़ के प्रमुख विद्रोह, जिसमें सबसे पहला विद्रोह है हलबा। इसके नेता थे अजमेर सिंह। इनका उद्देश्य था स्वतंत्र राज्य की स्थापना। 21 जनजाति के थे हलबा। अगला है परलकोट विद्रोह 1825। इसके नेता कौन थे, गेंद सिंह। इसका उद्देश्य क्या था, मराठों द्वारा लगाए गए करों से इनकार करना। अगला है तारापुर विद्रोह। ये हुआ था 1842 से 54 के बीच। कौन लोग किए थे, स्थानीय दीवान। अगला है माड़िया विद्रोह। माड़िया विद्रोह क्या था, जनजातीय आस्था को चोट पहुंचती थी। अंग्रेजों ने कुछ नियम लागू किया था, उससे जनजातीय आस्था को चोट पहुंची थी। ये विद्रोह था नरबली के समर्थन में। अगला है 1857 का विद्रोह। कौन किया था, डोरला जनजाति के ध्रुवराज माड़िया ने। अगला है कोई विद्रोह। महत्वपूर्ण विद्रोह है यह, मोस्ट एमपी विद्रोह है, 1859 में हुआ था कोई विद्रोह। इसका कारण था साल वृक्ष के कटाई के विरोध में, अर्थात यह पर्यावरण से संबंधित विद्रोह था। पर्यावरण को बचाने के लिए यह विद्रोह था। कौन सा विद्रोह, कोई विद्रोह कब हुआ था, 1859 में, साल वृक्ष के कटाई के विरोध में। इसके स्लोगन था, एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर। अगला है भूमकाल विद्रोह। ये हुआ था 1910 में, 1 फरवरी 1910 में हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक विद्रोह था। अब आते हैं अंग्रेजों की नीति का शिक्षा पर क्या प्रभाव। तो आइए देखते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम के आधार पर, ये मोस्ट एमपी है, 1833 के चार्टर अधिनियम के आधार पर 1835 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति लागू की गई। इसको परीक्षा में पूछता है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू की गई, तो 1835 में लागू की गई। 1835 में क्या लागू की गई, तो मैकाले की शिक्षा नीति लागू की गई। पहली बात, इस शिक्षा नीति के समर्थक थे राजा राम मोहन राय। इस नीति के समर्थक
वेलेजली ने एक कलकत्ता में एक कॉलेज की स्थापना की थी, फोर्ट विलियम कॉलेज। मोस्ट एमपी है, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज है। कलकत्ता में वेलेजली ने किसकी स्थापना की? फोर्ट विलियम कॉलेज। यहाँ क्या होता था? यहाँ पर नागरिक सेवा में चयनित जो ऑफिसर थे उनका ट्रेनिंग यहाँ पर होता था, उनका प्रशिक्षण यहाँ पर होता था। जोनाथन डंकन एक व्यक्ति हैं, इन्होंने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था और जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। अब आते हैं छत्तीसगढ़ में शिक्षा कैसी थी। हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में कैसी थी शिक्षा? तो 1835 में मैकाले की शिक्षा नीति के तहत 1864 में रायपुर में, कहाँ? रायपुर में मिडिल स्कूल खोला गया। 1835 के मैकाले के शिक्षा नीति के तहत 1864 में रायपुर में मिडिल स्कूल खोला गया। यहाँ पर सह शिक्षा होती थी, को एजुकेशन होता था, अर्थात लड़की और लड़के, बालक और बालिका दोनों पढ़ते थे। इस स्कूल को 1864 में उन्नयन करके 1884 में हाई स्कूल बनाया गया। जो स्कूल 1864 में मिडिल स्कूल बनी थी उसको 1884 में हाई स्कूल बनाया गया और इसका नाम क्या हो गया? प्रोफेसर जयनारायण पांडे शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला रायपुर। 64 में जो स्कूल मिडिल स्कूल था वह 84 में क्या बन गया? हाई स्कूल। क्या नाम से? प्रोफेसर जयनारायण पांडे शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला रायपुर। 1882 में रायपुर में राजकुमार कॉलेज की स्थापना की गई। किस लिए? देसी राजाओं के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए राजकुमार कॉलेज की स्थापना 1882 में रायपुर में की गई थी। अब आते हैं प्रेस का विकास। प्रेस तो वायसराय लिटन ने, एक वायसराय थे, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। तो जब आगे बढ़ते जाएंगे तो लिटन आते हैं, लिटन आता है। तो वायसराय लिटन ने एक अधिनियम लाया था प्रेस पर नियंत्रण के लिए। उस अधिनियम का नाम है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। इस अधिनियम के तहत उन्होंने प्रेस पर नियंत्रण लगाया था। फिर एक और आते हैं मेटकाप। अगला आते हैं मेटकाप। मेटकाप ने इस नियंत्रण को हटा दिया था, इसलिए चार्ल्स मेटकाप को प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। तो ये पूछता है यहाँ पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है? तो समाचार पत्रों पर नियंत्रण करने के लिए वायसराय लिटन द्वारा लाया गया एक अधिनियम था। कब लाया गया था? 1878 में। इस एक्ट को कौन समाप्त किया? तो मेटकाप ने समाप्त किया, इसलिए मेटकाप को प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ में प्रेस का विकास कैसे था। तो एक व्यक्ति हैं पंडित माधवराव सप्रे। पंडित माधवराव सप्रे, इन्हें छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहते हैं। माधवराव सप्रे को छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहते हैं। छत्तीसगढ़ मित्र क्या है? छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र है जो पेंड्रा से प्रकाशित हुआ था, साप्ताहिक। पहला पंडित माधवराव सप्रे कौन हैं? छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक हैं। छत्तीसगढ़ मित्र क्या है? छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र है जो पेंड्रा से प्रकाशित हुआ था सन 1900 में, साप्ताहिक था ये। अगला राजनांदगांव रियासत से क्या निकलता था? प्रजा हितैषी। छत्तीसगढ़ में हिंदी केसरी, छत्तीसगढ़ विकास, उत्थान, आलोक, महाकौशल, कांग्रेस पत्रिका, आजकल, छत्तीसगढ़ केसरी। तो इनमें से आपको परीक्षा में पूछता है कोई छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाली 5 समाचार पत्रों के नाम, तो कोई भी 5 तो आप लिख सकते हैं। राजनांदगांव रियासत से प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र निकलता था। और भारत का पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट। पूरे भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, जिसको निकाला था जेम्स अगस्टस हिक्की ने। इस तरह से अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।